गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रो एंड मैक्रो अप्रोचेस टू HRM पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम मैक्रो कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करेंगे। एज इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट व्हाट आर द माइक्रो एंड मैक्रो कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. Let's recap it. We have studied that the environment furnishes the macro context and organization is the micro unit. हमने यह पढ़ा कि जो environment होता है वो human resource management के लिए macro context होता है और जो organization होता है वो human resource management का micro context कहलाता है. इसको इस तरह भी कहा गया था that the way of practicing HR management where external environment is kept in view is a macro context and practicing HR management where internal environment is kept in view is a micro context. यानी जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते समय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखा जाता है तो इसे मैक्रो कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहा जाता है, और जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते समय इंटरनल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखा जाता है तब इसे हम माइक्रो कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं. और माइक्रो कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है इसको हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं. हमने ये पढ़ा था कि माइक्रो कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, और इंटरनल एनवायरनमेंट में कुछ फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच किया जाता है. यानी उसी तरीके से मानव संसाधन प्रबंधन के कार्यविधियों को अपनाया जाता है, जिनमें हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, फंक्शनल एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये कुछ मेजर फैक्टर्स होते हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को क्लोजली अफेक्ट करते हैं. इसीलिए इसको माइक्रो एनवायरनमेंट के नाम से भी जाना जाता है. माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं. यानी जैसे संगठन के उद्देश्य होते हैं, नीतियाँ होती हैं, संगठन का ढांचा या संरचना होती है, या उसके क्रियात्मक क्षेत्र होते हैं, या संगठन की संस्कृति होती है, या संगठन के जो संघर्ष होते हैं, उन्हीं सब के अनुरूप मानव संसाधन प्रबंधन की कार्यविधियों को या प्रैक्टिसेस को अडेप्ट किया जाता है. एंड अकॉर्डिंगली ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्पेसिफिक फंक्शंस अडेप्ट किए जाते हैं, जो कि इस तरह थे: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, जॉब एनालिसिस, कॉम्पनसेशन, ग्रीवांस हैंडलिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, डिसिप्लिन, डिस्चार्ज ऑफ एम्प्लॉयज़. ये जो थे मेन फंक्शंस होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मेन फंक्शन होने के साथ ही साथ ये है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं एंड अकॉर्डिंगली ही प्रैक्टिस किए जाते हैं. इन सब के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, और आज की क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मैक्रो और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ HRM. जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ HRM होता है वह मेनली वह होता है जिसमें कि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करते समय बाहरी वातावरण को ध्यान में रखते हैं. यानी जब मानव संसाधन प्रबंध किया जाएगा तो उसको करते समय उन तत्वों को ध्यान में रखा जाएगा जो कि वातावरण के कारण हैं, और वातावरण के कारण ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अप्रोच को अफेक्ट कर रहे हैं. यानी ये वो फैक्टर्स हैं जिनको कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बल्कि जिनके अकॉर्डिंग ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ को अडेप्ट करना होगा, या ओवरऑल जो पॉलिसीज़ होंगी वो सारी पॉलिसीज़ इसको फॉलो करते हुए होंगी. यानी आउटलाइन भी उसी के अकॉर्डिंग होगी और इंटरनल एक्टिविटीज़ भी इसी के अकॉर्डिंग होगी. तो ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है. इसके शेल में रह के ही सारी एक्टिविटीज़ को किया जाता है. ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि बियॉन्ड कंट्रोल होते हैं. देखते हैं कि इनमें मेजर फैक्टर्स क्या हैं. इनमें मेजर फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर, यानी आर्थिक कारण,
जैसा कि हम जानते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो आर्थिक क्रियाओं का धुरी होता है। यानी जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिविटीज़ बिना ह्यूमन रिसोर्स के नहीं हो सकती। ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो मेजर रिसोर्स ऑफ इकोनॉमी होता है। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं जिसमें कि हम बात करते हैं, श्रम की बात करते हैं, कच्चे माल की बात करते हैं, भूमि की बात करते हैं, मनी की बात करते हैं या मेथड की बात करते हैं, इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो मैन होता है। तो मैन जो है वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से अफेक्टेड होता है, चाहे वो डायरेक्टली अफेक्टेड हो या इनडायरेक्टली अफेक्टेड हो। तो जो ये रिसोर्स है ये इकोनॉमिकली भी अफेक्टेड होता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से इसका सीधा कनेक्शन होता है। वो किस तरीके से होता है इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि इकोनॉमिक फोर्स किसे कहते हैं या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है। Economic forces include growth rate and strategy, industrial production, national and per capita incomes, money and capital markets, industrial labor and globalization। तो कहेंगे कि जो विकास दर है या जो विकास की व्यू रचना है या जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है या प्रति व्यक्ति आय है या राष्ट्रीय आय है या इंडस्ट्रियल लेबर है, औद्योगिक श्रम है या जो वैश्वीकरण है, इन सारी चीज़ों को हम आर्थिक वातावरण में इंक्लूड करते हैं। इसी के साथ साथ जो मार्केट में रिसेशंस या बूम्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होता है एंड अकॉर्डिंगली ही जो उस संस्था का जो प्रोडक्ट है या जो सर्विसेज है उसकी डिमांड डिक्रीज या इंक्रीज होती है। और जैसे जैसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो अफेक्ट होती है, वो बढ़ती है या घटती है, अकॉर्डिंगली ही किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी फॉर्म को ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस सेंस में जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अफेक्ट करता है। तो कहेंगे ऑल दीज फोर्सेस हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इनका मानव संसाधन प्रबंध पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव होता है। इनके प्रभाव के कारण ही जो मानव संसाधन प्रबंध का जो काम होता है जिसमें कि हम स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जो कोई भी जो मैनेजमेंट होता है उसके कार्य की शुरुआत नियोजन से होती है। सिमिलरली इसमें भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किया जाता है। और जब चैलेंजिंग कंडीशंस या जो गतिशील वातावरण को ध्यान में रखते हुए हमें जो कंपटीशन को ओवर करना है या प्रतिस्पर्धा में विजय पानी है, तो अकॉर्डिंगली जो प्लानिंग की जाती है उस प्लानिंग को हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अगर करनी है तो उसमें हमें इन्वायरमेंट को खास रूप से ध्यान में रखना होता है। और इन्वायरमेंट का एक फैक्टर होता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। सो इट कैन बी सेड दैट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस द ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, जिनमें कि मेनली आते हैं हमारे स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। और इसके साथ साथ हम कहेंगे कि वेजेज एंड सैलरी के जो लेवल्स हैं वो भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो इस प्रकार से जो आर्थिक वातावरण होता है वो मानव संसाधन प्रबंध को प्रभावित करता है। इसी से ये तय होगा कि जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है करते समय उसमें हम किन बातों को ध्यान में रखें। साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जो है हमें कितना स्टाफ रिक्वायर्ड है और मंदी के अकॉर्डिंग स्टाफ का हमें रिड्यूस करना होता है या उनकी हमें जो है उनकी कमी करनी होती है, उनकी छटनी करनी पड़ सकती है। और अगर जब तेज़ी होती है बाज़ार में तो मांग में वृद्धि होती है, अकॉर्डिंगली हमें स्टाफ का अरेंजमेंट करना होता है। सो द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज़ द मोस्ट affecting factor which affects the approaches of human resource management। तो मानव संसाधन प्रबंध को किस तरीके से किया जाए या उसके ऊपर उसका क्या असर होगा, इसको हम सीधे रूप में समझ सकते हैं कि जैसा आर्थिक वातावरण होता है उसे अनुसार उपक्रम की दशाएं होती हैं और उपक्रम की दशाओं के अनुसार ही जो मानव संसाधनों का प्रबंध किया जाता है। अकॉर्डिंगली उनकी संख्या तय होती है और अकॉर्डिंगली ही उनका क्वालिफिकेशन या टैलेंट डिसाइड होता है। जैसा वातावरण में मांग है वैसा उसी मांग के अनुरूप कर्मचारियों की
संख्या और उनकी प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। तो इट्स क्लियर दैट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच को अफेक्ट करता है। द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कवर्स द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑन human resource management practices. For example, democratic political system increases the expectation of workers for their well-being. जो राजनीतिक वातावरण होता है वह भी मानव संसाधन प्रबंध के अप्रोचेस को अफेक्ट करता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है तो वहाँ ऐसी व्यवस्था होने के कारण जो उपक्रम में स्टाफ है या लेबर है उनकी जो एक्सपेक्टेशन होगी वो ये होगी कि उनके बारे उनकी वेलबींग के बारे में, उनके कल्याण के बारे में जो है अच्छी व्यवस्थाएं की जाएं और अच्छे कानून बनाए जाएं। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है वह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अफेक्ट करता है, कई तरीके से अफेक्ट करता है। द की ड्राइवर्स ऑफ अ पॉलिटिकल क्लाइमेट इंक्लूड द एक्सटेंट ऑफ एक्सटर्नल रेगुलेशन, नेचर ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स, वेरियस लेबर लेजिस्लेशंस एंड केस लॉज। यानी राजनीतिक वातावरण पर बाहरी कानूनों का बनना निर्भर करता है और किस तरीके के कार्य अनुबंध होंगे यह निर्भर करता है। कई सारे श्रम कानूनों की को बनाना और उनकी क्रियान्विति निर्भर करती है। तो राजनीतिक वातावरण का जो सीधा संबंध है वो उपक्रमों के मानव संसाधन प्रबंध से होता है और यह प्रत्यक्ष रूप से भी होता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है। तो यह कानूनों के प्रभाव से मानव संसाधन प्रबंध को यह प्रभावित करता है। राजनीतिक जो वातावरण होता है उस वातावरण में कानूनों का निर्माण होता है, कई नए कानून बनते हैं और उन कानूनों की क्रियान्विति भी इन पर निर्भर करती है। तो इस तरीके से जो राजनीतिक वातावरण होता है वो मानव संसाधन प्रबंध को कानूनी दृष्टि से या श्रम कानूनों की दृष्टि से प्रभावित करता है। सच द पॉलिटिकल फैक्टर्स रिमेन एवर चेंजिंग एंड as such the political environment of human resource management remains in a constant change of flux. राजनीतिक वातावरण जैसे जैसे बदलता रहता है वैसे वैसे ही मानव संसाधन प्रबंध के कार्य तरीके या अप्रोचेस या उस पे लागू होने वाले नियम और कानूनों में भी परिवर्तन करना होता है। तो इस तरीके से जैसा राजनीतिक वातावरण होता है उसी राजनीतिक वातावरण के बहाव के अनुसार ही जो है मानव संसाधन प्रबंध के जो अप्रोचेज हैं वह भी डिसाइड होती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो मैक्रो कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे पॉलिटिकल कंडीशन होती है और जैसे पॉलिटिकल अप्रोच होती है, जैसे पॉलिटिकल विचारधारा होती है, उसी विचारधारा का सीधा असर उपक्रमों पर देखने को मिलता है और उपक्रमों पर जो असर होता है उसका सीधा असर मानव संसाधन प्रबंध पर भी देखने को मिलता है। क्योंकि किसी भी उपक्रम का सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो अकॉर्डिंगली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी इससे अफेक्टेड होता है। द नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जो होता है वो मानव संसाधन प्रबंध को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करता है। टेक्नोलॉजी इज़ अ सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज टू प्रैक्टिकल टास्क। यानी कि जो तकनीक होती है वो एक ऐसा सुव्यवस्थित ज्ञान होता है जो कि किसी भी व्यावहारिक कार्य को करने के लिए अप्लाई किया जाता है। सो द टेक्नोलॉजी इज़ अ सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज टू प्रैक्टिकल टास्क। तो इस तरीके से तकनीक वह चीज़ हो गई या वह विधा हो गई ज्ञान की कि जिसको हम जो है सिस्टमेटिकली अप्लाई करेंगे और करना जिसकी अनिवार्यता होती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस अफेक्ट द ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस इन मोर दैन वन वेज एज टेक्नोलॉजी मेक्स द जॉब मोर इंटेलेक्चुअल और अपग्रेडेड एंड जॉब होल्डर्स बिकम हाईली प्रोफेशनलाइज्ड एंड नॉलेजेबल इन द जॉब दे परफॉर्म। जो तकनीक है उसने मानव संसाधन प्रबंध को अत्यधिक प्रभावित किया है। मानव संसाधन प्रबंध तकनीक के प्रभाव में अनिवार्य रूप से है।
तकनीक के का उपयोग किए बिना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इफ़ेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकता है. सो अकॉर्डिंगली ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज मस्ट बी लेड टू इनकॉर्पोरेट एन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो जैसे जैसे तकनीक होती है, तकनीकी परिवर्तन होते हैं, उसी के अनुसार ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अपनी स्ट्रेटजीज प्लान करनी होती हैं. तो जैसा तकनीकी विकास है उसी तरीके से उसे अपने स्टाफ के लिए उनके अपग्रेडेशन के प्लान को अडेप्ट करना होता है. तो जो टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हाईली अफेक्ट करती है. तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ही बाकी की सारी एक्टिविटीज़ अडेप्ट की जाएंगी. जैसे ऑर्गेनाइजेशनल जो डिज़ाइन होगा वो टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख के ही अडेप्ट किया जाएगा, या जो भी प्लानिंग स्ट्रेटजीज़ बनाई जाएंगी वो टेक्नोलॉजी के को ध्यान में रखते हुए ही की जाएंगी. तो टेक्नोलॉजी के बियॉन्ड जाके हम काम नहीं कर सकते, और टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया है, ज़्यादा एफिशिएंट बनाया है. सो अकॉर्डिंगली ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सारे काम किए जाएंगे, वेदर इट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन और एनी अदर एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म की जाएंगी. तो कह सकते हैं कि यह कुछ मेजर फैक्टर हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस की जाती हैं या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अप्रोच किया जाता है. इनके अनुसार ही मानव संसाधन प्रबंध किया जाएगा. तो कहेंगे कि ये मैक्रो अप्रोचेस होती हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते समय ध्यान में रखनी होती हैं. द नेक्स्ट इज डेमोग्राफिकल फैक्टर या जनांकीकी घटक के नाम से भी इसको हम जानते हैं. डेमोग्राफिक वेरिएबल इंक्लूड सेक्स, एज, लिटरेसी एंड मोबिलिटी एटसेट्रा. मॉडर्न वर्कफोर्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय लिटरेट वुमेन एंड रिजर्व्ड एज पर नेशंस रेगुलेशंस. यानी कि जो डेमोग्राफिकल इन्वायरमेंट होता है या जो डेमोग्राफिक वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि जो जनसंख्या है उसमें कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, किस एज ग्रुप के हैं, उनकी साक्षरता क्या है और उनके जो है मोबिलिटी क्या है, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है. लेकिन आज की जो डेमोग्राफिक अगर डिस्कशन करें कि आज का जो डेमोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, तो कहेंगे दैट मॉडर्न वर्कफोर्स इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लिटरेट वुमेन एंड रिजर्व्ड एज पर नेशंस रेगुलेशंस. यानी एज, सेक्स, लिटरेसी ये तो अपनी जगह है ही, इसके साथ साथ ये भी ऐड हुआ है कि जनांकीकी में अब यह देखा जाता है कि जो है लिटरेट कितने हैं या उनका जो है प्रोफेशनलिज्म किस में है या वो जेंडर वाइज क्या है. इसी के साथ साथ राष्ट्र की नीतियों के अनुसार वो किस कैटेगरी के पीपल हैं या लोग हैं या जो व्यक्ति हैं या पर्सन है या ह्यूमन बीइंग है, ऐसा कहा जाएगा. नाउ वर्कर्स आर कॉल्ड नॉलेज वर्कर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन दे वर्क आर कॉल्ड नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन. इसी के साथ साथ एक बदलाव और आया है कि आज इतना ज़्यादा जो चेंजेस आया है, उस चेंजेस के कारण जो जनांकीकी है उस जनांकीकी को यह भी कहा जाता है कि सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो गए हैं, और वहाँ पे जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं वो व्यक्ति उन व्यक्तियों को आज जो है नॉलेज वर्कर के नाम से जाना जाता है. यानी कि वो जानकारी या इंटेलिजेंस का एक सोर्स है. तो इस तरीके से जो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट है वो भी जो है उसका जो अर्थ ग्रेजुअली यह हो गया है कि जो नॉलेज है उस नॉलेज को ही हम एज जो है डेमोग्राफिक यूज कर सकते हैं. कह सकते हैं कि जो आज का जो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट है, जो बेसिक डेमोग्राफिक वेरिएबल के साथ साथ जो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किया जाता है. सो इट कैन बी सेड दैट नाउ वर्कर्स आर कॉल्ड नॉलेज वर्कर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन दे वर्क आर कॉल्ड नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन. Consequently, employees are demanding
parity in remuneration and responsibility among various categories and levels of employees। तो आज के वातावरण के अनुसार जो कर्मचारी जो नॉलेज कर्मचारी कहला रहे हैं या टैलेंटेड पीपल हैं, तो उनमें जो मांग की जा रही है वो समानता की मांग की जा रही है, और उनमें जो है बहुत सेंसिटिविटी भी है, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के लिए वो जागरूक हैं। तो इस तरीके से जो मानव संसाधन प्रबंध करने का जो तरीका है वह तरीका ट्रेडिशनल ना रह के रेडिकली चेंज हुआ है। और अब जो मानव संसाधन प्रबंध किया जाता है वो नॉट टू क्वेश्चन टू डू एंड डाई की पॉलिसी पर हरगिज ही नहीं हो सकता, बल्कि अब एम्प्लॉयज़ को जो है जो नॉलेज पार्टनर माना जाता है। और इस तरीके से टैलेंट मैनेजमेंट की एक डिसिप्लिन भी का भी जन्म हुआ है, और इस तरीके से अब एम्प्लॉयज़ के टैलेंट को मेंटेन किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको सही डायरेक्शन में यूटिलाइज किया जाता है। सो टू द अकॉर्डिंगली चेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वह भी बदला है, और अकॉर्डिंगली उसको भी वैसे ही अप्लाई करना होता है। तो जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ा था कि किसी समय में जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको एक कमोडिटी माना जाता था, एक वस्तु माना जाता था, और उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाता था। ग्रेजुअली आज वो टाइम आ गया है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो वस्तु नहीं है, वो एक टूल नहीं है, बल्कि वह एक नॉलेज पार्टनर है, और उसको उसी तरीके से कंसीडर किया जाए, उसी तरह से रिकॉग्नाइज किया जाए, और उसी तरीके से उसे वैल्यू किया जाए। तो कह सकते हैं कि जो मैक्रो कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसी के अकॉर्डिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्लाई किया जाएगा, या उसका उपयोग किया जाएगा, या उसे अप्रोच किया जाएगा। सो आज हमने ये जाना कि व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड हाउ दे अफेक्ट द अप्रोच ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एंड डेमोग्राफिकल इन्वायरमेंट होते हैं जो मानव संसाधन प्रबंध के मैक्रो कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करते हैं, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन प्रबंध किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि मैक्रो कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मेनली कौन कौन से फंक्शंस इंक्लूडेड होते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।